को अपना।
गुड इवनिंग एंड वेलकम। जो आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है और ये पीपीपी मॉडल पे आया हुआ है। पीपीपी मॉडल इसमें पॉपुलर है, टॉपिक है, ऐसे में भी है, आजकल पूछा जा सकता, पूछा भी गया एक बार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फिनोमिना हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू टाइप ऑफ गवर्नेंस स्कीम और मैकेनिज्म डिस्कस द कैपेसिटी टू ओवरकम द फ्यूचर चैलेंज। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सिंपली कुछ चीज़ें लिखनी है कि भाई हम पीपीपी मॉडल क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि जो एज ए गवर्नेंस मॉडल इसको हम लागू कर रहे हैं तो इसकी बीमाएँ क्या हैं, डायमेंशंस क्या है एज ए गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, और फिर फ्यूचर चैलेंज को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या रणनीति है। इसके लिए आप OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट देखिए, उसमें आपको इस पर बहुत सारा मटेरियल भी मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड और भी अच्छा पढ़ना चाहते हो इस पर तो OECD की रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़िए। मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ ये OECD रिपोर्ट की ही है। तो इसमें आपका यह है कि पहले आपने बताना है कि भाई पीपीपी मॉडल, वाई वी नीड पीपीपी, इसमें मैंने लिखा भी है। तो हार्नेसिंग द प्राइवेट सेक्टर्स एक्सपर्टाइज इन द कंबाइनिंग द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ एन asset, a PPP can provide the service in more efficient manner compared to the traditional form of procurement। जो परंपरागत तरीका था सड़कें बनाने का या पोर्ट बनाने का, उसकी तरह जगह हम क्या करते हैं, अगर पीपीपी मॉडल ला रहे हैं तो पीपीपी मॉडल क्या है कि वो बेटर वर्ल्ड क्लास आपको डिज़ाइन देता है, वर्ल्ड क्लास लुक देता है। जो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जितने भी रेलवे के नए स्टेशन पीपीपी मॉडल के तहत मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो उनमें जो लुक है वो ट्रेडिशनल लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रोफेशनली वो मतलब मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि रिकॉग्नाइजिंग दैट पीपीपी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए प्रोमिनेंट मेथड फॉर डिलीवरिंग की पब्लिक सर्विसेज कैन डिलीवर वैल्यू फॉर मनी transparently and prudently in so far as the right institutional capacities and process are in place। ठीक है, कि ये पीपीपी मॉडल वैल्यू फॉर मनी, यानी कि वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ मुझे उसके अकॉर्डिंग सर्विस मिल रही है कि नहीं। ठीक है, आप आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं, ठीक, गंगा एक्सप्रेस हाईवे पे जाएं, या अभी दिल्ली से मेरठ के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक और बनाया, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी बन रहा है। तो ये आपको आपका टाइम बचता है, आपका पेट्रोल बचता है। पहले सड़कों में खड्डे हैं, ठीक है, मुझे जहाँ मैं 1000 रुपये का 1500 का पेट्रोल फूक करके जा रहा हूँ अपनी जनवरी पे, वहाँ मैं 200 रुपये टोल टैक्स और दे दूँगा, लेकिन मुझे सड़कें ऐसी चाहिए कि जहाँ मेरी गाड़ी का टायर पंचर ना हो या जहाँ मेरे को असुविधा ना हो रास्ते में। तो वैल्यू फॉर मनी पे PWD और CPWD जो सड़कें बनाते थे उनमें कभी भी ये बात नहीं होती थी। लेकिन अब जो टॉल वाली रोड है, भले ही थोड़ा सा टॉल देना पड़ता है आपको, की बात है वो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन होता है, गाड़ी वो खुली सड़कें हैं, खुला आपको रास्ता मिलता है, घंटों आपको जाम में नहीं फंसा रहना पड़ता है। तो वैल्यू फॉर मनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे सकते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन इसके लिए आगे शर्त है कि so far the right institutional capacities and process are in place। right institutional capacities कि जो institutions चाहिए हमें वो हमें बनाने होंगे, क्रिएट करने होंगे। पीपीपी मॉडल एक नया मॉडल है गवर्नेंस का, ठीक है कि नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर डेवलपमेंट से डिफरेंट है। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज हार्नेस करना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोफेशनलिज्म है उसे हम यूज़ करना चाहते हैं पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में। प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोफेशनलिज्म है वो आप देख लीजिए कि BSNL MTNL के फ़ोन और एयरटेल वोडाफोन जियो के सिम, और किस तरह से मतलब कितना डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर की सर्विस डिलीवरी में और गवर्नमेंट सेक्टर के डिलीवरी में। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर फ्यूचर पीपीपी मॉडल का ही है। ये केवल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये होने जा रहा है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपीपी मॉडल ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, तो इसके लिए अभी जो मेजर हमारा जो चल रहा है पीपीपी मॉडल, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपने ये चीज़ें लिखनी, हमारे नोट्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप हिंदी में भी हैं, ये पॉइंट्स भले इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन हिंदी में आप देखिएगा तो ये अगर आप देखिए 2010 का ही ये हमारा नोट्स अभी मेरे हाथ में 2010 का नोट है, और अभी हम 2021 का UPSC का एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो बट ये मॉडल हमारा
आप गौर से पढ़िएगा तो डेट आपको दिख जाएगी 8/7/10, ठीक है। 2010 का नोट्स है, वहाँ भी हमने पढ़ा रखा है। अब ये पूछा जा रहा है ठीक है, लोक निजी भागीदारिता, तीसरे पक्ष का अभिशासन, ठीक है, पूरा लिखा रखा है। वैश्विक सर्वेक्षण, समकालीन पहलू, निजी निवेश पहल, जोखिम हस्तांतरण, फोर्स माजूरे रिस्क, सॉवरेन रिस्क, ठीक है, वित्तयन प्रचालन, सरकार को हस्तांतरित जोखिम, पीपीपी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, भारत में पीपीपी परियोजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण, केस स्टडी 1 बेंगलुरु एयरपोर्ट, केस स्टडी 2 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले क्या थे नियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो सारा इसमें हमने अच्छे से लिखा हुआ है। और मैंने फिर कहा है कि बहुत कम इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको दिखाएंगे कि डायरेक्टली नोट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल नहीं है ये, अपने हाथ से लिखे हुए लड़कों हम क्लास में डिक्टेट कराते हैं और बच्चे उससे उसको लिखते हैं, वो नोट्स ये हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारा नोट्स पढ़िएगा। हालांकि मैं OECD के रिपोर्ट के कुछ नए पॉइंट्स इसमें जोड़ रहा हूँ जो नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये नए पॉइंट्स ये हैं क्योंकि ये पूछा गया है फ्यूचर को प्रोजेक्ट का, ठीक है, फ्यूचर। तो अभी जो मोड ऑफ गवर्नेंस है, पीपीपी मोड ऑफ गवर्नेंस, उसके 2 आयाम हैं। एक तो है जोखिम हस्तांतरण, रिस्क ट्रांसफर, और दूसरा है आपका प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव या निजी निवेश पहल। तो इसमें जो रिस्क है, रिस्क ट्रांसफर बहुत बड़ा इश्यू है। इसमें कुछ रिस्क सरकार के हिस्से में आएंगे और कुछ रिस्क प्राइवेट पार्टनर के हिस्से में जाएंगे, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल कोलैबोरेशन है। तो दोनों में रिस्क ट्रांसफर होगा। जो सरकार को मिल रहे रिस्क हैं उसको एक में फोर्स माजोरे रिस्क और दूसरा सॉवरेन रिस्क। फोर्स माजोरे रिस्क ये है कि भाई हमने कोई प्रोजेक्ट दिया, पीपीपी मॉडल के तहत मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया या एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट दिया, लेकिन बन गया, कंप्लीट हो गया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन भूकंप से, बाढ़ से, बम ब्लास्ट से, विदेशी आक्रमण से वो प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया। तो सरकार फिर प्राइवेट सेक्टर से ये नहीं कहेगी कि तुम बना के दो। वो फोर्स माजोरे रिस्क उन्होंने बना दिया था, 99% कंप्लीट हो गया था, ऑल ऑफ सडन मिसाइल अटैक से, बम ब्लास्ट से या आपके सुनामी से या भूकंप से वो खराब हो गया। तो उस स्थिति में सरकार उनसे दोबारा वो बनाने के लिए नहीं कहेगी, ठीक। दूसरी चीज़ है कि सॉवरेन रिस्क है। सॉवरेन रिस्क ये है कि भाई अभी लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं। अगर किसी सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और नई सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तो भाई जो पहली वाली सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर है उसने वहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है। जैसे सिंगूर प्लांट टाटा वालों ने लगाया, बाद में उनको हटाना पड़ा। तो कोई अगर विवाद आता है इस तरह का तो कानून आप बदलते हैं या आप पिछले अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकरते हैं पिछले के, तो उस स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। और जो निजी क्षेत्र को जाने वाले जोखिम हैं उनमें मेन है कि डिजाइन, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ओनरशिप, ठीक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा। डिजाइन भी वही बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए पैसा भी वही जुटाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, और उसका कंस्ट्रक्शन भी वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो खुद लाएंगे, ठीक, और ऑपरेशन भी वही करेंगे, यानी कि चलाएंगे वो कुछ समय के लिए चलाएंगे। वो डिसाइड होगा पीपीपी एग्रीमेंट में कि कितने समय के लिए उनके पास वो रहेगा, ठीक है। अगर वो सड़क बना रहे हैं तो 20 साल के लिए या 25 साल के लिए उनके पास वो सड़क रहेगी। टोल टैक्स का जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा, लेकिन जब वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो सड़क फिर से सरकार के पास आएगी, ठीक। सरकार उसको अपने से या फिर किसी और नई प्लेयर को दे करके उससे टैक्स कलेक्ट अपना मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग के द्वारा वो पुनः दिया जा सकता है। तो इस तरह ये इसके दो, एक तो रिस्क हस्तांतरण और दूसरा प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 से लेकर और 1980 तक कल्याणकारी राज्य का स्वर्णिम युग रहा, ठीक है। और 80 के बाद सरकारों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, राजकोषीय घाटे, तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था, ठीक। तो ये जो पीपीपी मॉडल है ये सरकार की वो जो समस्या थी कि देयर आर नो रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट, वो कमी को सरकार की दूर करता है और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स अवेलेबल कराता है। इसे कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। अब है कि भविष्य में अगर हम इसको मॉडल को और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट का व्हीकल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कौन से प्रिंसिपल अपनाना चाहिए ताकि पीपीपी मॉडल फ्यूचर की चैलेंज को हैंडल कर सके। तो पहली चीज़ ये है, government must establish a clear, predictable and legitimate institutional framework supported by competent and well-resourced authorities।
ठीक है, कि एक लेजिटिमेट, एक विधिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अभी तक हमारे पास पीपीपी मॉडल्स के, भारत के लिए अगर देखें तो अभी पीपीपी मॉडल्स के लिए अभी हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो सारे पीपीपी मॉडल पर नज़र रखे, यहाँ तक कि सीएजी भी इनका ऑडिट नहीं कर पाते। तो अभी हमें एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए जो देश भर में चल रही पीपीपी भी, नीति आयोग कर रहा होगा साइड बाय साइड, लेकिन वो उसका पर्पज एक ये नहीं है। तो एक पूरा ही अलग ही, अगर जब पीपीपी मॉडल इतने बड़े लेवल पर हम लेने जाने जा रहे हैं तो इसके लिए एक अलग विंग होनी चाहिए, पूरी तरह से वो प्रोफेशनल विंग होनी चाहिए। इंश्योर ऑल सिग्निफिकेंट रेगुलेशन अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ पीपीपी इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड एनफोर्स्ड। Red tape should be minimized and new and existing regulations should be carefully evaluated। कि अगर हम चाहते हैं पीपीपी मॉडल फ्यूचर में हमारे यहाँ विकास का एक साधन बने तो इसके लिए सारे रेगुलेशंस नए ढंग से बनाए जाने चाहिए, रेड टेपिज्म को ख़त्म किया जाना चाहिए और इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने वाली कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो डायरेक्ट संसद के नियंत्रण में हो। चाहे संसदीय समिति बना दीजिए, संसदीय समिति बनाने का सुझाव मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि सांसदों को ना तो इतनी अक्ल है और ना इतना समय है, वो लड़ने धड़ने और ये सब चीज़ों में काम कर में दिमाग लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे। इसलिए इसको प्रोफेशनली एक बॉडी बनाई जाए, हाँ उसकी रिपोर्ट संसद के पास जाए, संसद में उस पर चर्चा हो। तो ये एक तरीका होगा। ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुड बी प्रायोरिटाइज एट द सीनियर पॉलिटिकल लेवल, कि हमें कहाँ पीपीपी मॉडल चाहिए, इसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए। देन गवर्नमेंट शुड गार्ड अगेंस्ट द वेस्ट एंड करप्शन बाय द इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, बेंगलोर का जो एयरपोर्ट का इशू था उसमें उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए थे 250-300 का, उसको बड़ा हल्ला हुआ था। तो ऐसा करप्ट पीपीपी मॉडल में ऐसे करप्शन के केसेस नहीं आने चाहिए कि जो जहाँ करप्शन है, जहाँ पीपी प्राइवेट पार्टनर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं या अननेसेसरी पैसा चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे दिल्ली में टाटा पावर और ऐसे, ठीक है, इनके फिक्स्ड चार्जेस है हर महीने पर किलोवाट 250 रुपये फिक्स्ड चार्ज है। अगर सरकार चाहे तो दिल्ली के नागरिकों को इससे छूट दे सकती है। ठीक है, 250 रुपये पर किलोवाट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है कि नहीं, आप 50 रुपये लीजिए, 60 रुपये लीजिए, लेकिन ये फिक्स्ड मीटर का चार्ज है 1 किलोवाट के हिसाब से, तो कोई बनता ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की लूटपाट ना करें, इसके लिए सरकार को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी शुड कंसीडर अलोंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रूडेंटली यूज पीपीपीज। ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है, एक संघीय गणराज्य है और भारत का विकास निर्भर करता है सभी राज्यों के संतुलित विकास पर। और ये संतुलित विकास हो, इसके लिए पीपीपी मॉडल्स को स्टेट्स पे भी अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, साउथ इंडियन स्टेट तो लगभग अपना ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट पिछड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है, तो इनमें पीपीपी मॉडल की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ पर पीपीपी मॉडल पे कई बार इन स्टेट्स की अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, काउंटर गारंटी सेंटर की चाहिए होती है। तो जहाँ सरकार इस प्रकार इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट गारंटी दे रही है, वहाँ ऐसी परियोजनाओं का प्रबंधन मिलजुल करके केंद्र और राज्य को करना चाहिए। और इस संदर्भ में केंद्र और राज्य में एक आम सहमति बननी चाहिए। इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है बनाने। ठीक है, देन PPP procurement should be strategic profession informed by the understanding of the relevant commercial principles rather than a simple administrative process within the ministry। बहुत ही अच्छी बात है, हम भविष्य में इसको एक गवर्नेंस मॉडल के रूप में डिस्कस करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। तो जो पीपीपी मॉडल्स के चयन की प्रक्रिया है उसको प्रशासनिक प्रक्रिया की जगह एक प्रोफेशनल बनाना होगा। अभी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, उसके प्रोक्योरमेंट्स के या उसकी ड्राफ्टिंग का जो सारा काम होना चाहिए वो ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कमर्शियल सिद्धांतों की, वाणिज्यिक सिद्धांतों की अच्छी समझ रखते हों, उस क्षेत्र की परियोजनाओं की अच्छी समझ रखते हो, चाहे वो आधारभूत से संरचना से संबंधित हो, पावर सेक्टर से संदर्भ हो, एविएशन से संबंधित हो, उसके चयन वगैरह के लिए सेक्रेटरीज की कमेटी, क्योंकि सेक्रेटरीज के पास अपना वर्कलोड ही बहुत होता है। ठीक है, और उस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते। दूर संचार क्षेत्र में जितना हमारा आपके मिस्टर सैम पैत्रोदा जानते ही रहे हों, वो उतना कोई सामान्य अधिकारी नहीं जानता होगा। तो इसी तरह से हम चाहे जहाँ भी हम पीपीपी मॉडल लाना चाहते हैं, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम
परियोजनाओं का चयन बहुत ही व्यावसायिक ढंग से करें, न कि सरकारी प्रक्रिया जो कि आज चली आती, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है पीपीपी मॉडल्स का, और ये क्वेश्चंस आगे भी आने की इसकी बनी रहेगी संभावना, ऐसे वगैरह में भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको कहा, इस पर और डिटेल अगर किसी लड़के को समझना है और थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी आप समझ लेते हैं, जब उतनी ज़्यादा कठिन होती नहीं है, तो आप OECD रिपोर्ट्स पर इस पर ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें लिंक भी वो इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ इसके आइडियाज़ मतलब आपको लिख दूंगा, OECD रिपोर्ट का नाम लिख दूंगा। ठीक है, थैंक यू।